गुड इवनिंग एवरीवन। सो वी आर हियर फॉर द मंडे मंत्रा सेशन। आज इस मंडे मंत्रा के अंदर हम देखने वाले हैं कि लास्ट वीक जो आपका 28 अप्रैल से लेकर 3 मई तक रहा है, उसके अंदर करंट अफेयर से रिलेटेड क्या कुछ इवेंट हमें देखने को मिले हैं, और उन्हीं इवेंट से हम लोगों ने क्या किया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाल के ये क्विज तैयार किया है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम लास्ट वीक के करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज को, जिसे हमने क्या नाम दिया है, जी क्विज नाम दिया है अंडर द मंडे मंत्रा सेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच कंट्री हैड रिसेंटली टेस्टेड अ नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब यूजिंग मैग्नीशियम हाइड्राइड टू अचीव क्लीन एनर्जी बेस्ड थर्मल एक्सप्लोजन। तो किस कंट्री ने नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब क्या किया है, टेस्ट किया है बाय यूजिंग द मैग्नीशियम हाइड्राइड। ठीक है, जो कि एक स्टेप है टुवर्ड द क्लीन एनर्जी बेस्ड थर्मल एक्सप्लोजन का। तो ये जो पूरा की पूरा अचीवमेंट जो कि जिस कंट्री ने क्या किया है, रिसेंटली किया है, वो है हमारा चाइना। चाइना ने रिसेंटली इस चीज को क्या किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है। अगर हम बात करें तो ये पूरा की पूरा जो बॉम्ब है, ठीक है, ये जो टेस्ट है, इसे चाइना की तरफ से चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, आपका कंडक्ट किया है। अगर हम इस पूरे टेस्ट को देखें तो इस टेस्ट के थ्रू हम लोग हाइड्रोजन फ्यूजन की जगह हम लोग क्या चाहते हैं, आपका मैग्नीशियम हाइड्राइड को यूज करते हुए एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ एक नया स्टेप ले जाना चाहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मैग्नीशियम हाइड्राइड के अंदर, इसे यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका थर्मल एक्सप्लोजन बेस्ड क्लीन एनर्जी अचीव करने वाले हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेम द IMF रिपोर्ट दैट एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, प्राइसेस एंड कार्बन इमिशन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि IMF की उस रिपोर्ट का नाम बताइए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की उस रिपोर्ट का बताइए जो किस चीज पर इंपैक्ट डाल रही है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, प्राइस एंड कार्बन इमिशन के ऊपर क्या कर रही है, आपका इंपैक्ट डाल रही है। तो रिसेंट में जो रिपोर्ट IMF ने रिलीज किया, उस रिपोर्ट का नाम है पावर हंग्री, हाउ AI विल ड्राइव एनर्जी डिमांड। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमें देखने को मिला कि डे टू डे लाइफ के अंदर AI का रोल धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जा रहा है, और लास्ट अगर हम 4-5 साल देखें तो AI हर सेक्टर में अपना इन्फ्लुएंस छोड़ रहा है। तो यहां पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से पावर सेक्टर, मेनली इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में पावर का क्या रोल होगा, ठीक है, उसकी डिमांड, प्राइस और कार्बन इमिशन के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, उसके लिए IMF ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था। ठीक है, जिस रिपोर्ट का नाम है पावर हंग्री, हाई AI विल ड्राइव एनर्जी डिमांड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द टर्म ऑपरेशन चक्रा 5 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ऑपरेशन चक्रा जो है वो रिसेंट में हमें न्यूज में देखने को मिला। ठीक है, तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोगों ने ये न्यूज में देखने को मिला, ये किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ऑपरेशन चक्रा एंटी एंटी साइबर क्राइम क्रैकडाउन है, ठीक है, जिसे CBI ने क्या किया है, लॉन्च किया था। ठीक है, किससे रिलेटेड, डिजिटल अरेस्ट जैसे मैटर से रिलेट करते हुए। अगर हम लोग देखें तो ये पूरा की पूरा जो ऑपरेशन चक्रा 5 है, इसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, 4 इंडिविजुअल को अरेस्ट किया है। ठीक है, किस किस मैटर में, हम लोगों ने डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड मैटर्स के अंदर इन्हें क्या किया है, आपका अरेस्ट किया है। बेसिक सी बात अगर हम लोग देखें तो जो साइबर क्राइम है वो डे बाय डे हर जगह इंक्रीज होता जा रहा है, और इंडिया के अंदर साइबर क्राइम बहुत जल्दी फैलता जा रहा है। तो इसीलिए CBI ने क्या किया है, डिजिटल अरेस्ट के केसेस के लिए ऑपरेशन चक्रा 5 क्या किया है, लॉन्च किया, और उससे हम क्या करना चाहते हैं, साइबर क्राइम को क्रैकडाउन करना चाहते हैं। Next, question number 4. The Film and Television Institution of India, Pune, was recently granted which of the following status by the Union Ministry of Education? तो वह Union Ministry of Education ने आपका जो FTII पुणे जो है उसे रिसेंट में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का क्या किया है, स्टेटस ग्रांट किया है। अगर हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब इट इज जस्ट लाइक एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन जो कि अपने अफेयर्स को क्या कर सकता है, खुद ही रेगुलेट कर सकता है। जबकि अगर हम बात करें FTTI, ये एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, लीजेंडरी,
कंट्रीब्यूशन इसका रहा है, जिसे हम लोगों ने 1960 से क्या किया है, इंडिया के अंदर स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वेयर इज द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 शेड्यूल टू बी हेल्ड। तो जो वेव समिट है 2025 की, उसे हमने कहां शेड्यूल किया है, उसे हमने शेड्यूल किया है आपका कहां पर, आपका मुंबई में। अगर हम इसकी बात करें वेव समिट का, तो इसके अंदर हम फोकस करना चाहते हैं कि हम इंडिया में ही चीजों को प्रोड्यूस करें, ठीक है, जो कि रिलेटेड हो ऑडियो एंड विजुअल एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, इस समिट को मुंबई में रिसेंट में कंडक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या बोल रहा है, हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो हमें मिनिस्टर देखने को मिलते हैं करंटली, जो इस मिनिस्ट्री को ओन कर रहे हैं, वो हैं आपके चिराग पासवान साहब। चिराग पासवान साहब की बात करें तो ये बिहार की एक पार्टी जिसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, उसके क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि एनडीए का एक अलायंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड विच इज कंस्ट्रक्टिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल फॉर द इंडियन नेवी। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि हमें रिसेंट में देखने को मिला कि जो गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, जो कि हमारे लिए क्या डेवलप कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है इंडियन नेवी के लिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर हमें देखने को मिला, वो कहां देखने को मिला, ये कोलकाता के अंदर देखने को मिला, और ये अपनी फील्ड के अंदर लीजेंडरी काम कर रहा है, जो कि एनजीओ पीवीएस के लिए, पीवीएस क्या कर रहा है, इंडियन नेवी के लिए डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन who recently passed away at the age of 84 was best known for। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो के कस्तूरी रंगन जो है आपका, इनका ड्वेल कंट्रीब्यूशन है हमारे पूरे के पूरे इंडियन फ्रेमवर्क के अंदर। पहला कंट्रीब्यूशन तो ये है कि ये इसरो के चीफ रहे हैं, पहले ये इसरो के चीफ रह चुके हैं। साथ साथ में अगर हम लोग देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसको फ्रेम करने में भी इन्होंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ आज भी एजुकेशन के ऊपर बात होती है। रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो हमने एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 क्या किया है आपका, इम्पार्ट किया है। उसी तरह एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं, उनमें से जो नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। साथ साथ में आपका इसरो जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पेस के टर्म में क्या कर रहा है, लीजेंडरी वर्क कर रहा है, उसके भी ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, जिनकी रिसेंट में क्या हुई है, आपका डेथ हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द बैटन वुड एग्रीमेंट साइंड बाय द डेलीगेट्स फ्रॉम 44 नेशंस विच लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ। तो हम लोग देखते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दो जो आपका क्या है, ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन है, इनको हम बैटन वुड ट्विंस के नाम से भी जानते हैं, और इसे हमने बैटन वुड क्या क्या बोलते हैं, कन्वेंशन के थ्रू साइन करके ही फॉर्म किया था। तो ये बोल रहा है कि बैटन वुड कंडीशन, बैटन वुड एग्रीमेंट जो है, ठीक है, वो हम लोगों ने कब साइन किया था, ठीक है, तो किस ईयर में साइन किया था, तो इट इज साइंड इन द 1944, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि हमारे यहाँ बीओपी क्राइसिस के साथ डील करने में काम करता है। फिर दूसरा हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, जो कि वर्ल्ड को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों ने उस दिन उस समय फॉर्म किया था 45 के अंदर, सॉरी 44 के अंदर, ठीक है। तो वो हम लोगों को मिला है 1944 में स्टैब्लिश होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ठीक है, द रिवर सिटीज अलायंस वॉज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड विच अदर मिनिस्ट्री। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने रिवर सिटी अलायंस को क्या किया है, आपका फॉर्म किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और एक और मिनिस्ट्री का क्या है, क्या है आपका इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये कौन सी इनिशिएटिव है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर। इन दोनों ने मिलकर रिवर सिटीज अलायंस को क्या किया है, फॉर्म किया। अगर हम इसकी बात करें रिवर सिटीज अलायंस को, तो इसको हमने बेसिकली जो फॉर्म किया है वो किया है 2001 के अंदर। 2001 के अंदर हमने इस इनिशिएटिव को क्या किया है, स्टार्ट किया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो रिवर सेंसिटिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए हमने इस चीज को क्या किया है, स्टार्ट किया था।
और इसमें अगर प्रेजेंटली देखें तो टोटल 145 कंट्री सिटीज जो हैं वो इसका क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन। वेयर इन द आंध्र प्रदेश इज द टॉलेस्ट स्टोन स्कल्पचर ऑफ द जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीरा लोकेटेड, which has recently been found shrinking into a ground ड्यू टू द एक्सेसिव क्योरिंग। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ज्यादा उत्खनन होने के कारण हमें एक आंध्र प्रदेश के अंदर एक सबसे टॉलेस्ट स्कल्पचर है जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीरा का, उसको श्रिंक, उसमें हमें श्रिंकिंग देखने को मिल रही है, वो श्रिंक होता जा रहा है ग्राउंड में। तो बेसिकली वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है आपका, इट इज लोकेटेड इन द नेंगुनुरु। ठीक है, नेंगुरु विलेज के अंदर क्या है, ये आपका लोकेटेड है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम माइनिंग कर रहे हैं, क्योरिंग कर रहे हैं, इसके थ्रू कहीं ना कहीं एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और उसी चीज का एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिला कि ये जो आपका महावीरा जो है, सॉरी, वर्धमान महावीर जो है, उनका जो स्टैचू है वो श्रिंक होता जा रहा है ग्राउंड में, किसके कारण, क्योरिंग के कारण। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ भारत प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो भाई जो भारत प्रोजेक्ट जो रिसेंट में लॉन्च किया गया यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने, उसका प्राइमरी गोल क्या है, तो उसका प्राइमरी गोल है टू क्रिएट 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द इंडिया। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो आज अगर हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स तो वो एक लिमिटेड नंबर में, और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंडिया की इम्बैलेंस ग्रोथ है और हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या करें। और गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट करा है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, जिसके थ्रू वो चाहती है कि कहीं ना कहीं हमारे सेकेंडरी सेक्टर में भी बूम आए, एंटरप्रेन्योर्स आए और वो लोग क्या करें, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। तो इस भारत प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग मेजर जो टारगेट कर रहे हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि वहां का जो 60% ऑफ द यूथ है, 65% के अप्रोक्स में जो यूथ वहां पे रह रहा है, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के में क्या करे, आपका इंटरेस्ट शामिल करें। क्वेश्चन नंबर 13, which spacecraft was launched by China to its space station with 3 astronauts on board in अप्रैल 2025। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमें देखने को मिला कि चाइना ने जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था अपने स्पेस स्टेशन के लिए, उसका नाम है आपका क्या, शिनजाऊ 20। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो पिछले महीने अप्रैल में ही जो शिनजाऊ 19 है वो वहां के स्पेस स्टेशन से चाइना में लैंड हुआ और उन्होंने वापस से क्या किया है, शिनजाऊ 20 को क्या किया, स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड। तो हम लोगों ने देखा कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है। ठीक है, वो ग्रुप जो कि बेसिकली इन सब में कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन को एस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है। तो इस ब्रिक्स की जो फर्स्ट समिट है, ठीक है, फर्स्ट समिट हमें कब होते हुए नजर आई, तो बेसिकली हम देखते हैं तो जो ब्रिक्स है इसका आइडिया जो है वो हमने ब्रिक्स को 2001 में क्या किया था, आपका फॉर्म कर दिया था, पर इसकी जो पहली समिट हमें देखने को मिली वो देखने को मिली 2009 के अंदर। ठीक है, और ये समिट हमें कहाँ देखने को मिली, ये देखने को मिली हमें रशिया के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ देखने को मिली, 2009 में रशिया के अंदर देखने को मिली। आंसर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज प्रेसिडेंसी was the 25th BRICS Labor Employment Ministers मीटिंग हेल्ड। तो बेसिक सी बात करते हैं तो ब्रिक्स की लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर की मीटिंग किस कंट्री की प्रेसिडेंसी में देखने को मिली, तो वो हमें देखने को मिली ब्राजील की प्रेसिडेंसी में, जिसके अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों को देखने को मिला कि हमारी जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम है आपका शोभा करंदजे, वो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। Next, 16th question. Who launched the electronics component manufacturing scheme guidelines and online portal in the New Delhi in April 2025? तो किसने लॉन्च किया है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम गाइडलाइन एंड ऑनलाइन पोर्टल है। तो ये जो पूरा की पूरा पोर्टल होगा, इट इज रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो भाई देखना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी
को कौन होल्ड करता है? तो उसे होल्ड कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव साहब। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस चीज को लॉन्च किया है। डन। नेक्स्ट है आपका 17th क्वेश्चन, इन विच ईयर इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज फॉर्म? तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम लोगों ने 1986 में फॉर्म किया है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हम मैरिटाइम की बात तो कर ही रहे हैं कि हम लोग भाई ओशियन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, पर हमें कहीं ना कहीं हमारा जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस करने के लिए इनलैंड वाटरवेज के ऊपर भी फोकस करना था। ठीक है, हमने पहला जो इनलैंड वाटरवे है, ठीक है, वो इलाहाबाद से हल्दिया तक क्या किया, स्टैब्लिश किया है। ठीक है, और इन सब इनलैंड वाटरवेज को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास जो अथॉरिटी है जिसका नाम है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हमने 1986 में क्या किया है, स्टैब्लिश किया है। ठीक है, ये देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पीएम मित्र स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये पीएम मित्र स्कीम न्यूज में कैसे आया, तो हमें देखने को लगा मध्य प्रदेश को पीएम मित्र स्कीम के थ्रू एक बड़ा फंड मिला है। ठीक है, और ये पीएम मित्र स्कीम जो है ये इज रिलेटेड टू द टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, तो इस पूरे की पूरे अगर बात करें पीएम मित्र स्कीम की, तो इस पीएम मित्र स्कीम का फुल फॉर्म ही है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है, तो इस स्कीम को अगर हम बात करें तो ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये बात ही टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहा है तो पीएम मित्र स्कीम जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और ये जो पूरा की पूरा पीएम मित्र स्कीम है, इसने रिसेंट में मध्य प्रदेश को क्या किया है, एक बड़ा फंड किया है अपना टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट 19th, Yellowstone super volcano which was seen in the news is located in which country? तो बेसिकली ये जो येलोस्टोन सुपर वोल्केनो है इसके अंदर लावा ने क्या किया है, अपराइज किया है, इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है, और ये हमें इसलिए न्यूज में देखने को मिला क्योंकि ये यूएसए के अंदर लोकेटेड है और ये वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनो के अंदर हम इसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है अगर ये बर्स्ट होता है तो जो मैग्मा है लावा बन के जो फैलेगा उसका एक एडवर्स इंपैक्ट हमको, मतलब बड़ा ही इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, which protected area of the Odisha has been declared 107th नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया? तो पहली चीज तो हमें यहां से पता लग गया कि इंडिया में 107 नेशनल पार्क बन चुके हैं। और उड़ीसा के अंदर अगर हम बात करें तो ये 10 नेशनल पार्क कौन सा एरिया है? ठीक है, कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है? तो ये है आपका आपका कौन सा, शिमलीपाल एरिया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि क्या है आपका शिमलीपाल जो है प्रोटेक्टेड एरिया जो है उसको हमने 107th नेशनल पार्क क्या किया है, रिसेंट में ही डिक्लेयर कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट 21st, व्हाट इज द नेम ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स फॉलोइंग द पहलगाम टेरर अटैक? तो हमने देखा रिसेंट में कि पहलगाम टेरर अटैक इंडिया में हुआ जिसके अंदर इनोसेंट इंडियन सिटीजन की क्या गई आपका की जान गई। पर उसमें अगर हम लोग देखें तो हम इस तरह से ही बिना किसी रिएक्शन के साथ बैठे रह सकते थे क्या? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो एयरफोर्स है उसने क्या स्टार्ट किया है, उसने मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट की और उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है आपका क्या, एक्सरसाइज आक्रमण। ठीक है, अटैक। ठीक है, इस एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग क्या चलाते जाते हैं, इस टेरर अटैक के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को सिग्निफाई कर रहे हैं कि हम भी प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप हमारे ऊपर इस तरह के अटैक करेंगे तो वी आर ऑल्सो बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द रिटेलिएशन और योर रिस्पॉन्स। Question number 22. After the Pahalgam attack, Pakistan suspend Shimla Agreement. In which year Shimla Agreement is signed between the India and Pakistan? तो बेसिक सी बात है, शिमला एग्रीमेंट एक पीस ट्रीटी थी आफ्टर द 1971 वॉर। ठीक है, 1971 का वॉर जब हम लोगों ने जीता और बांग्लादेश को क्रिएट किया, पाकिस्तान को दो पार्ट में बाइफरकेट किया। ठीक है, उस समय हम लोगों ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया था और अब इन्होंने बोला पाकिस्तान ने कि शिमला एग्रीमेंट को हम सस्पेंड कर रहे हैं तो आप कर दीजिए सस्पेंड। पर ये किस ईयर में साइन हुआ होगा, तो ये 1972 में साइन हुआ होगा आफ्टर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर। Next, 23rd question. Which international organization launched the World Social Report? तो बेसिक सी बात है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट को लॉन्च कर रहा है? तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, आपका वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट को लॉन्च किया है। अब देखो नाम में ही क्या दिया हुआ है आपका,
ठीक है, नाम में ही दिया गया है सोशल रिपोर्ट, तो ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड के जो सोशल सेक्टर्स है उससे रिलेटेड क्या होगा आपका ये क्या बोलते हैं, आपका रिपोर्ट होगा, जिसे रिसेंट में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, लॉन्च किया है। Next, question number 24. Which international organization observed the World Day for Safety and Health at work on 28th April every year? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, है ना? तो ये अगर हम बात करें तो इसे जो डिक्लेयर किया है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। ठीक है, और अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसे हम लोगों ने 1919 के अंदर क्या किया था, स्टैब्लिश किया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है आपका, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलता है। और यूएन की अगर हम देखें तो यूएन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उनमें सबसे पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी क्या है आपका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। 25th question. In which year the Universal Declaration of Human Rights was passed by UN General Assembly? तो UN General Assembly ने आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को कब पास किया था? तो इसे हम लोगों ने पास किया था 1948 के अंदर। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम बात करते हैं कि ह्यूमन राइट जैसे हमारे यहाँ एक्ट आए हुए हैं, तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो यही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है जिसने वर्ल्ड को क्या किया है, अवेयर किया है अबाउट द ह्यूमन राइट सिचुएशन। Next, 26. Which card will senior citizen age 70 years and above receives under the आयुष्मान भारत एक्सपांशन? तो आयुष्मान भारत स्कीम का हमने एक्सपांशन किया और 70 साल से ज्यादा एज के बुजुर्गों को हम लोगों ने एक स्पेशल कार्ड इशू किया। उस कार्ड का नाम क्या है? उस कार्ड का नाम है आपका आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड। ठीक है, आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड जो है इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है अंडर द आयुष्मान कार्ड। 27th क्वेश्चन. अंडर विच मिनिस्ट्री नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया वर्क? तो भाई नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो ब्रिटिश टाइम से क्या कर रहा है, आपका काम कर रहा है। ठीक है, इसका काम है कस्टोडियन ऑफ इंडियन पब्लिक रिपोर्ट। तो ही दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली अ कस्टोडियन ऑफ इंडियन पब्लिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता के अंदर है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो प्रिजर्व करने का काम है। और रिसेंट में अगर हम न्यूज में देखें तो हमने देखा कि ये नेशनल आर्शीव ऑफ इंडिया जो है इसका नाम इसलिए भी आया क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज को कंडक्ट किया है। Question number 28. Recently, India signed a defense deal worth approximately $3 billion with France to procure how many राफेल एयरक्राफ्ट? तो भाई कितने राफेल को प्रोक्योर करने के लिए हम लोगों ने $3 बिलियन की डील क्रैक की है? तो वो है 26 राफेल एयरक्राफ्ट, जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, उनको प्रोक्योर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, आपका ये डील आपका क्रैक की, जिसे हम फ्रांस से लेने वाले हैं। नेक्स्ट, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इज एस्टेब्लिश अंडर विच मिनिस्ट्री? तो अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को हमने एस्टेब्लिश किया है अंडर विच मिनिस्ट्री? तो अगर हम लोग देखें तो ये जो है आपका, ये बात करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। जबकि हम बात करें तो नाम में ही क्लियर है कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज डीलिंग विद द साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो हमने इसका कॉन्सेप्ट जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग 2018 में लेके आए थे और फुल फ्लेजेडली ऑपरेशनल तरीके से हमने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन को 2020 में क्या कर दिया है, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में लाके खड़ा कर दिया है। और मेनली ये किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर हमें काम करता हुआ नजर आता है, जो कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट के अगेंस्ट हमें अपडेट करता है। नेक्स्ट 30, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो भाई ऑप्शन ए क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आईएमएफ नहीं, ये ब्रेटन वुड ट्विंस है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी इसका पार्ट है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये भी इसका पार्ट है। तो मतलब आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर बी इज द करेक्ट। 31st क्वेश्चन, हु हैज वन द कनाडा इलेक्शन बिकेम द
द कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो कनाडा के अंदर रिसेंट में इलेक्शन हुए और वहां के जो नए प्राइम मिनिस्टर जो हुए चुन के आए हैं उनका नाम है मार्क कार्नी साहब। ठीक है, मार्क कार्नी साहब क्या हुए हैं यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा चुन के आए हैं। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, पिलग्रिम्स ऑफ द हैदराबाद एंड लखनऊ लीव फॉर द हज। तो बेसिकली हज यात्रा के लिए लोगों ने क्या किया है, लोग निकले हैं। विच सिटी इज द डेस्टिनेशन ऑफ द हज पिलग्रिमेज। तो हज की डेस्टिनेशन क्या है, हम सबको पता है कि हमने सऊदी अरेबिया के अंदर जो मक्का नाम की जगह है, ठीक है, वो क्या है आपका हज का डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मक्का इज द हज डेस्टिनेशन। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो बर्थ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद भी हमें यही देखने को मिलता है। साथ साथ में उनको जो साल्वेशन मिलता है, जब उनको एनलाइटमेंट मिला था प्रॉफिट मोहम्मद को, वो भी मक्का में मिला था। जबकि हम मदीना की बात करें तो मदीना वो सिटी जहां पर क्या हुई थी आपकी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ हमें देखने को मिली थी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, इंडिया साइन डील विद द फ्रांस टू प्रोक्योर 26 राफेल मरीन फाइटर्स एयरक्राफ्ट। By which year will the delivery of the Rafale aircraft will completed? तो ये जो हमने रिसेंट में डील किया है, ठीक है, 26 राफेल एयरक्राफ्ट का, इसे फ्रांस हमें डिलीवर करेगा 2030 तक। ठीक है, तो 2030 तक हम लोगों के पास 26 और राफेल एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन, which service has been announced by Minister of Communication Jyotiraditya Scindia to enable affordable डिलीवरी ऑफ द बुक एंड स्टडी मटेरियल थ्रू द पोस्ट ऑफिस। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, उन्होंने जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की गुना कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड एमपी हैं, ठीक है, उन्होंने एक स्कीम चालू की है किसके लिए, अफोर्डेबल डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड स्टडी मटेरियल थ्रू द पोस्ट ऑफिस। उस स्कीम का नाम क्या है, तो उस स्कीम का नाम है ज्ञान पोस्ट सर्विस। ठीक है, तो इस ज्ञान पोस्ट सर्विस को उन्होंने क्या किया है, रिसेंटली लॉन्च किया है। तो आंसर इज द ए। Next, 35th question, Dr. Lakshmi Narayan Subramaniam from Karnataka was conferred the Padma Vibhushan 2025 by President Draupadi Murmu. Which instrument is played by him? तो बेसिकली जो डॉक्टर लक्ष्मीकांत सुब्रमण्यम साहब थे, ठीक है, उनको रिसेंट में क्या मिला था, तो पद्मा विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। वो किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, तो अगर हम बात करें लक्ष्मीनाथ सुब्रमण्यम साहब की, तो ही वॉज अ लीजेंडरी वायलिन प्लेयर। ठीक है, तो ये वायलिन बजाते हैं। ठीक है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, एफपीआई वॉज मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 17,425 करोड़ इन अप्रैल 21 से लेकर अप्रैल 25 तक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफपीआई? तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं, एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहां बात हो रही है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो आंसर होगा आपका द सी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देख ही रहे हैं, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये किस तरह से होता है। यहां पे क्या होता है कि जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इंडिया के मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और यहां इन्वेस्ट करके इनका जो मेजर मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है, इंस्टेंट प्रॉफिट को जनरेट करना। ठीक है, तो इंस्टेंट प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव के साथ वो लोग क्या करते हैं, आपका एफपीआई करते हैं। और हम लोगों को देखने को मिला कि 17,425 करोड़ रुपए का एफपीआई 21 से लेके 25 तक के बीच में हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट 37, the trend in the world military expenditure report is published by which organization? तो वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट भाई जो पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिसे हम सिप्री के नाम से जानते हैं। सिप्री की बात करें तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाने के लिए भी काम करता है, डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटी के लिए काम करता है। ठीक है, तो सिप्री जो है आपका इसका नाम से ही क्लियर है कि इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में होगा। ठीक है, तो सिप्री जो है आपका उसने वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट को क्या किया है, रिलीज किया है। 38 क्वेश्चन क्या है आपका, 38 क्वेश्चन बोल रहा है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी फंक्शंस अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द विच मिनिस्ट्री? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रही है, तो इट इज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर
कंज्यूमर अफेयर एंड द फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्वियसली बात है, जब बात ही किसकी हो रही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो भाई कंज्यूमर अफेयर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही सही। यहाँ पर कंज्यूमर के राइट प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, कंज्यूमर के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है या ठगी होती है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर और इस अथॉरिटी के का सहारा लेते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन बोल रहा है, निवेशक शिविर इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच टू इंस्टीट्यूशन। तो रिसेंट में हम लोगों ने देखा इन्वेस्टमेंट शिविर को क्या किया है, निवेशक शिविर को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसे अगर हम बात करें तो इसे किस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर स्टार्ट किया है। तो पहला तो है आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी और दूसरा है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इन दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं एक स्मूथ फ्रेमवर्क इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करने के लिए इस पूरे इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इंडियन कंपनीज में, इंडियन मार्केट के अंदर स्मूथ इन्वेस्टमेंट क्या किया जा सके, सिक्योर किया जा सके। साथ साथ में कहीं ना कहीं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मार्केट में आना चाहता है, उस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोगों ने इस निवेशक शिविर को स्टार्ट किया है। 40 क्वेश्चन, द बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर आर लॉन्च अंडर विच नेशनल मिशन। तो बायो इनपुट रिसर्च सेंटर जो है, इसे हम लोगों ने नेशनल मिशन ऑन द नेचुरल फार्मिंग के फार्मिंग जो है इस मिशन के अंदर क्या किया है, लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 41, विच इंडियन नेवल शिप विजिट मोजाम्बिक एज ए पार्ट ऑफ इंडियन ओशन शिप सागर मिशन इन अप्रैल 2025। तो कौन सा नेवल शिप जो था, उसने इंडियन ओशन शिप सागर मिशन के अंदर कहां पर मोजाम्बिक में क्या किया, विजिट किया है, तो वो है INS शून्य। ठीक है, INS शून्य जो है उसने क्या किया, विजिट किया है यहां पर। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 42, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमने नाबार्ड नाम का एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, और हम बात कर रहे हैं कि इस नाबार्ड का क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है मुंबई के अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, और मेनली इट इज वर्क फॉर द एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेट कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट लॉन्च बाय अमेजन which aims to offer global broadband internet and compete the SpaceX Starlink। तो भाई ये पूछ रहा है आपसे कि उस नाम बताइए इंटरनेट कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट का जिसे लॉन्च किया है अमेजन ने। ठीक है, जिसका एम है ऑफर ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट एंड कंपीट द स्पेसएक्स स्टारलिंक। तो भाई इस प्रोजेक्ट का नाम है आपका कुपियर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप प्रमोटेड बाय द पीएम मोदी फॉर अर्ली नेचुरल डिजास्टर अलर्ट। तो अर्ली नेचुरल डिजास्टर अलर्ट के लिए मोदी साहब ने एक ऐप लॉन्च किया है, और उस ऐप का नाम क्या है, उस ऐप का नाम है भाई सचेत ऐप। सचेत ऐप के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो डिजास्टर आने वाला है उसके लिए अर्ली प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका हम मैसेज क्या कर सकते हैं, आपका लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो सचेत वॉज द ऐप। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ये क्या बोल रहा है, कोकबोरक डे इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बेसिकली कोकबोरक डे जो है वो आपका त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है, और कोकबोरक जो है एक वहां की क्या है, इंडिजिनियस ट्राइबल लैंग्वेज है। ठीक है, उस लैंग्वेज से डेडिकेटेडली हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड व्हाट did the central government announce regarding the upcoming population census। तो भाई रिसेंट में पॉपुलेशन सेंसस के बारे में बात कर रही है होम मिनिस्ट्री, और रिसेंट में उन्होंने क्या अनाउंस किया है, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कास्ट एमिनेशन विल बी इंक्लूडेड, मतलब कास्ट सेंसस जो है उसको भी हम क्या करेंगे, सेंसस में इंक्लूड करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक बड़ा स्टेप था जिसको हमने रिसेंट में देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस किया है, क्योंकि अभी तक अपोजिशन बात कर रहा था कास्ट सेंसस कंडक्ट करने के बारे में, जबकि भाई आपका जो बीजेपी जो कि एक मेजर जो पावर पार्टी है, ठीक है, गवर्नमेंट में,
वो इसको अवॉइड कर रही थी, पर अब उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको कास्ट सेंसस चाहिए, आपको अपोज करना चाहिए था, लो हम कास्ट सेंसस भी क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। Next, question number 47. The fair and remuneration price FRP is of sugarcane is approved by. तो बेसिकली जिस तरह से हम देखते हैं एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस तरह से शुगरकेन के लिए एफआरपी क्या किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, ठीक है, इशू किया जाता है। और इशू कौन करता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर क्या करती है, इसे आपका इशू करती है। नेक्स्ट 48, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम जो है, इसे किस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है, तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू हम लोग अल्टरनेट फ्यूल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो हम लोग डे बाय डे इसको इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, हमारा प्लान है कि हमारी जो व्हीकल्स हैं वो भी ग्रीन हाइड्रोजन से चलें, तो ये एक बड़ा एनर्जी सोर्स हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन, इसीलिए इसके लिए बात हो रही है, किस मिनिस्ट्री की बात होगी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 क्वेश्चन, स्पेशल 301 रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेशल 301 जो रिपोर्ट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो पहला तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 301 रिपोर्ट है, इट इज अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इट इज अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसे पब्लिश करेगा, तो वो कौन है, आपका यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इसने क्या किया है, स्टेट स्पेशल 301 को रिपोर्ट को पब्लिश किया है। Question, last question from the quiz. The first census in India was conducted in which year? तो इंडिया का जो पहला सेंसस था वो हमने कब कंडक्ट किया, तो वो हमने 1872 के अंदर कंडक्ट किया। और जब हमने 1872 के अंदर कंडक्ट किया तो अंडर द, उस समय वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे आपके, लॉर्ड मियो साहब थे, उन्होंने क्या किया था, आपका इस सेंसस को कंडक्ट कराया था। जबकि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस की जो हमने 1981 में कंडक्ट किया है, उसमें वो किसकी लीडरशिप में हुआ है, लॉर्ड रिपन साहब की लीडरशिप में हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा की पूरा वीकली क्विज, इसके अंदर हमने देखे 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पूरा की पूरा न्यूज़पेपर रहा है आपका लास्ट वीक का, उससे रिलेटेड आपको देखने को मिल रहे हैं। आई होप सो आपका एक क्विज अच्छा रहा होगा। हैव अ ग्रेट टाइम।